विशाल पांडा, जिसे पांडा भालू या केवल पांडा के रूप में भी जाना जाता है, चीन में पाई जाने वाली एक भालू प्रजाति है। इसकी विशेषता इसका सफेद कोट है जिसमें आंख, कान, पैर और कंधों के आसपास काले धब्बे होते हैं। इसका शरीर गोल है। वयस्क नर का वजन 100 से 115 किलोग्राम होता है और आमतौर पर 1.2 से 1.9 मीटर लंबे होते हैं। यह यौन रूप से द्विरूपी है, जिसमें नर आमतौर पर मादाओं की तुलना में 10 से 20% बड़े होते हैं। इसके अगले पंजे पर एक अंगूठा दिखाई देता है, जो भोजन के लिए बांस को पकड़ने में मदद करता है। इसकी आहार संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसके बड़े दाढ़ के दांत और फैला हुआ टेम्पोरल फोसा है। विशाल पांडा कुछ चीनी प्रांतों में 6 पर्वतीय क्षेत्रों में 3000 मीटर की ऊंचाई पर रहता है। यह एकांत प्रिय है और केवल संभोग के मौसम में ही इकट्ठा होता है। यह संचार के लिए घ्राण संचार पर निर्भर करता है और रासायनिक संकेतों के रूप में गंध के निशानों और चट्टानों या पेड़ों जैसे स्थलों का उपयोग करता है। मादा औसतन 18 से 24 महीने तक शावकों का पालन पोषण करती है। सबसे पुराना ज्ञात विशाल पांडा 38 वर्ष का था। खेती, वनों की कटाई और ढांचागत विकास के परिणामस्वरूप विशाल पांडा निचले इलाकों से बाहर खदेड़ दिया गया है, जहां यह कभी रहता था। मार्च 2015 तक जंगली आबादी फिर से बढ़कर 1864 हो गई है। 2016 से इसे IUCN रेड लिस्ट में संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। जुलाई 2021 में चीनी अधिकारियों ने भी विशाल पांडा को संकटग्रस्त के रूप में वर्गीकृत किया है। यह संरक्षण पर निर्भर प्रजाति है। 2007 तक बंदी आबादी में चीन में 239 और देश के बाहर 27 विशाल पांडा शामिल थे। इसे अक्सर चीन के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में कार्य किया जाता है। 1982 से चीनी गोल्ड पांडा के सिक्कों पर दिखाई दिया और बीजिंग में आयोजित 2008 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के 5 फुवा शुभंकर में से एक रहा। पांडा शब्द को फ्रेंच से अंग्रेजी में उधार लिया गया था, लेकिन फ्रेंच शब्द पांडा की उत्पत्ति का कोई निर्णायक स्पष्टीकरण नहीं मिला है। निकटतम उम्मीदवार नेपाली शब्द पोन्या है, जो संभवतः लाल पांडा की अनुकूलित कलाई की हड्डी को संदर्भित करता है, जो नेपाल का मूल निवासी है। कई पुराने स्रोतों में पांडा या सामान्य पांडा नाम लाल पांडा एलोरस फुल्गेंस को संदर्भित करता है, जिसका वर्णन लगभग 40 साल पहले किया गया था और उस अवधि में यह एकमात्र जानवर था जिसे पांडा के रूप में जाना जाता था। चीनी लेखन के शुरुआती संग्रह के बाद से चीनी भाषा ने भालू को कई अलग अलग नाम दिए हैं। चित्तीदार भालू, बांस भालू। ताइवान में पांडा के लिए एक और लोकप्रिय नाम उल्टा डामाओक्सियोम शाब्दिक रूप से विशाल बिल्ली भालू है। हालांकि ताइवान में कई विश्वकोश और शब्दकोश अभी भी सही नाम के रूप में भालू बिल्ली रूप का उपयोग करते हैं। कई दशकों तक विशाल पांडा का सटीक टैक्सोनोमिक वर्गीकरण बहस में था, क्योंकि यह भालू और रैकून दोनों के साथ विशेषताओं को साझा करता है। 1985 में आणविक अध्ययनों ने संकेत दिया कि विशाल पांडा एक सच्चा भालू है जो उर्सिडी परिवार का हिस्सा है। इन अध्ययनों से पता चलता है कि यह लगभग 19 मिलियन साल पहले उर्सिडी के सामान्य पूर्वज से अलग हो गया था। यह इस परिवार का सबसे आधारभूत सदस्य है और अन्य सभी मौजूदा भालू प्रजातियों से समान दूरी पर है। विशाल पांडा की 2 उपप्रजातियों को अलग अलग कपाल माप, रंग पैटर्न और जनसंख्या आनुवंशिकी के आधार पर पहचाना गया है। 2012 से विशाल पांडा के आनुवंशिक इतिहास का एक विस्तृत अध्ययन पुष्टि करता है कि किनलिंग आबादी का अलगाव लगभग 3 लाख साल पहले हुआ था और पता चलता है कि गैर किनलिंग आबादी लगभग 2800 साल पहले क्रमशः 2 समूहों में विभाजित हो गई।
जिन्हें मिनशान और क्युओंगलाई, दक्सियांगलिंग, जियाओजियांगलिंग, लियांगशान समूह नाम दिया गया। विशाल पांडा चीन में स्थानिक है। यह देश के 6 पहाड़ी क्षेत्रों में छोटी खंडित आबादी में पाया जाता है, मुख्य रूप से सिचुआन में और पड़ोसी शानक्सी और गांसू में भी। सफल आवास संरक्षण ने पांडा की संख्या में वृद्धि देखी है। हालांकि मानवीय गतिविधियों के कारण आवास का नुकसान इसका सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। मध्यम से बड़े आकार के स्तनधारियों की उच्च सांद्रता वाले क्षेत्रों में, जैसे कि घरेलू मवेशी, एक ऐसी प्रजाति जो परिदृश्य को खराब करने के लिए जानी जाती है। विशाल पांडा की आबादी आमतौर पर कम होती है। इसका मुख्य कारण पांडा का अंतर्विशिष्ट प्रतिस्पर्धा से बचना है। यह प्रजाति समुद्र तल से 2400 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। वे बांसों की अच्छी मात्रा वाले आवासों में अक्सर पाए जाते हैं, आमतौर पर पुराने जंगलों में, लेकिन वे द्वितीयक वन आवासों में भी जा सकते हैं। विशाल पांडा के शरीर का आकार भालू जैसा होता है। इसके कान, अंग, कंधे और आंखों के आसपास काला फर होता है। जानवर का बाकी कोट सफेद होता है। भालू का विशिष्ट रंग सर्दियों और गर्मियों दोनों के वातावरण में छलावरण के रूप में काम करता है, क्योंकि वे हाइबरनेट नहीं करते हैं। सफेद क्षेत्र बर्फ में छलावरण का काम करते हैं, जबकि काले कंधे और पैर उन्हें छाया में छिपाते हैं। जंगल में किए गए अध्ययनों में पाया गया है कि दूर से देखने पर पांडा विघटनकारी रंग प्रदर्शित करता है, जबकि पास से देखने पर वे घुलने मिलने पर अधिक भरोसा करते हैं। मांसाहारी के रूप में अपने वर्गीकरण के बावजूद विशाल पांडा का आहार मुख्य रूप से शाकाहारी है, जिसके लगभग 99% आहार में बांस शामिल है। हालांकि विशाल पांडा में अभी भी मांसाहारी का पाचन तंत्र है, साथ ही मांसाहारी विशिष्ट जीन भी हैं, और इस तरह बांस की खपत से थोड़ी ऊर्जा और थोड़ा प्रोटीन प्राप्त होता है। सेल्यूलोज और लिग्निन को तोड़ने की क्षमता बहुत कमजोर है, और उनके पोषक तत्वों का मुख्य स्रोत स्टार्च और हेमिकेल्यूलोज से आता है। उनके बांस के आहार का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अंकुर हैं, जो स्टार्च से भरपूर होते हैं, और इनमें 32% तक प्रोटीन सामग्री होती है। शूट सीजन अप्रैल से अगस्त के दौरान पांडा इस मौसमी अवधि के बाद के महीनों की तैयारी में बड़ी मात्रा में भोजन संग्रहित करते हैं, जिसमें पांडा बांस के पत्तों के आहार पर जीवित रहते हैं। विशाल पांडा के विलुप्त रिश्तेदारों की रूपात्मक विशेषताओं से पता चलता है कि प्राचीन विशाल पांडा 7 मिलियन साल पहले सर्वाहारी था। पांडा जंगल में बांस की 25 प्रजातियों में से किसी को भी खाते हैं, जिनमें सबसे आम हैं फारगेशिया ड्रेकोसेफला और फारगेशिया रूफा। हालांकि वयस्क विशाल पांडा के पास मनुष्यों के अलावा कुछ प्राकृतिक शिकारी होते हैं, लेकिन युवा शावक हिम तेंदुए, पीले गले वाले मार्टन, चील, जंगली कुत्तों और एशियाई काले भालू के हमलों के प्रति संवेदनशील होते हैं। 50 किलोग्राम तक वजन वाले उपवयस्क तेंदुओं द्वारा शिकार के लिए असुरक्षित हो सकते हैं। एक बंदी मादा टोक्सोप्लाज्मोसिस से मर गई। यह रोग एक अनिवार्य इंट्रासेल्युलर परजीवी प्रोटोजोआ के कारण होता है, जिसे टोक्सोप्लाज्मा गोंडी के रूप में जाना जाता है, जो मनुष्यों सहित अधिकांश गर्म रक्त वाले जानवरों को संक्रमित करता है। वे संभवतः बेलिसास्करिस श्रोएडेरी से होने वाली बीमारियों के लिए अतिसंवेदनशील होते हैं। विशाल पांडा एक स्थलीय जानवर है और मुख्य रूप से किनलिंग पहाड़ों के बांस के जंगलों और सिचुआन के पहाड़ी प्रांत में घूमते और भोजन करते हुए अपना जीवन व्यतीत करता है। विशाल पांडा आमतौर पर एकांत होते हैं। प्रत्येक वयस्क का एक निर्धारित क्षेत्र होता है और मादा अपने क्षेत्र में अन्य मादाओं के प्रति सहनशील नहीं होती है। सामाजिक मुलाकातें मुख्य रूप से संक्षिप्त प्रजनन काल के दौरान होती हैं, जिसमें एक दूसरे के निकट रहने वाले पांडा इकट्ठा होते हैं।
संभोग के बाद नर मादा को शावक को पालने के लिए अकेला छोड़ देता है। ऐसा माना जाता था कि पांडा गोधूली श्रेणी में आते हैं, जो दिन में 2 बार भोर और शाम को सक्रिय होते हैं। पांडा आवाज निकालने और गंध के निशान जैसे पेड़ों पर पंजों से प्रहार करने या मूत्र छिड़कने के माध्यम से संवाद करते हैं। यह प्रजाति मुख्य रूप से एक धमाकेदार ध्वनि के माध्यम से संवाद करती है। वे इस ध्वनि के उत्सर्जन के माध्यम से शांतिपूर्ण बातचीत प्राप्त करते हैं। विशाल पांडा एक दूसरे के साथ संवाद करने के लिए घ्राण संचार पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं। गंध के निशान इन रासायनिक संकेतों को फैलाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और उन्हें चट्टानों या पेड़ों जैसे स्थलों पर रखा जाता है। विशाल पांडा में रासायनिक संचार उनकी सामाजिक स्थितियों में कई भूमिकाएं निभाता है। रासायनिक संचार की मध्यस्थता में मौसम एक प्रमुख भूमिका निभाता है। मौसम के आधार पर, मुख्य रूप से चाहे वह प्रजनन का मौसम हो या नहीं, यह प्रभावित कर सकता है कि किन गंधों को प्राथमिकता दी जाए। रासायनिक संकेतों का अलग अलग मौसमों में अलग अलग कार्य हो सकता है। रासायनिक संकेत या गंध इस बात में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि पांडा अपना निवास स्थान कैसे चुनते हैं। पांडा उन गंधों की तलाश करते हैं जो उन्हें न केवल दूसरे पांडा की पहचान बताती हैं, बल्कि यह भी बताती हैं कि उन्हें उनसे बचना चाहिए या नहीं। विशाल पांडा 4 से 8 साल की उम्र के बीच यौन परिपक्वता तक पहुंचते हैं और 20 साल की उम्र तक प्रजनन कर सकते हैं। संभोग का मौसम मार्च और मई के बीच होता है, जब मादा एस्ट्रस में जाती है, जो 2 या 3 दिनों तक रहता है और केवल वर्ष में एक बार होता है। जब शावक पहली बार पैदा होता है तो वह गुलाबी, अंधा और दांतविहीन होता है, जिसका वजन केवल 90 से 130 ग्राम का होता है। यह अपनी मां के स्तन से दिन में 6 से 14 बार 30 मिनट तक दूध पीता है। 3 से 4 घंटे के लिए मां दूध पिलाने के लिए मान से बाहर जा सकती है, जो शावक को रक्षाहीन छोड़ देती है। प्राचीन चीन में लोग पांडा को दुर्लभ और महान प्राणी मानते थे। महारानी डोंगर बो को उनकी तिजोरी में पांडा की खोपड़ी के साथ दफनाया गया था। कहा जाता है कि तांग के सम्राट ताइजोंग के पोते ने सद्भावना के संकेत के रूप में जापान को 2 पांडा और पांडा की खाल की एक चादर दी थी। प्राचीन चीन में कई अन्य जानवरों के विपरीत पांडा को शायद ही कभी चिकित्सा उपयोग के लिए माना जाता था। कुछ प्राचीन पुस्तकों में वर्णित मो नामक प्राणी की व्याख्या विशाल पांडा के रूप में की गई है। पांडा को चीन में पश्चिमी हान राजवंश के समय से ही चिड़ियाघरों में रखा जाता रहा है, जहां लेखिका सिमा जियानगरू ने कहा था कि राजधानी चांगान, वर्तमान शियान में सम्राट के विदेशी जानवरों के बगीचे में पांडा सबसे कीमती जानवर था। 1950 के दशक तक पांडा को चीन के चिड़ियाघरों में प्रदर्शित किए जाने का रिकॉर्ड नहीं था। 1970 के दशक में अमेरिकी और जापानी चिड़ियाघरों को विशाल पांडा का उपहार पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की कूटनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया, क्योंकि इसने चीन और पश्चिम के बीच कुछ पहले सांस्कृतिक आदान प्रदानों को चिह्नित किया। 1998 से WWF के एक मुकदमे के कारण यूनाइटेड स्टेट्स फिश एंड वाइल्डलाइफ सर्विस केवल तभी यूएस चिड़ियाघरों को एक पांडा आयात करने की अनुमति देती है जब चिड़ियाघर यह सुनिश्चित कर सके कि चीन अपने ऋण शुल्क के आधे से अधिक हिस्से को विशाल पांडा और उनके आवास के संरक्षण प्रयासों में लगाए। 2020 के दशक में कुछ सेलिब्रिटी पांडा ने इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के बीच एक पंथ प्राप्त कर लिया है। जानवरों पर नजर रखने के लिए समर्पित प्रशंसक खाते मौजूद हैं। विशाल पांडा एक कमजोर प्रजाति है जो निरंतर आवास हानि और विखंडन के कारण खतरे में है और जंगली और कैद दोनों में बहुत कम जन्म दर से। इसकी सीमा इसकी ऐतिहासिक सीमा के पश्चिमी किनारे पर एक छोटे से हिस्से तक ही सीमित है, जो दक्षिणी और पूर्वी चीन, उत्तरी म्यांमार और उत्तरी वियतनाम तक फैली हुई है।
प्रजाति अपेक्षाकृत कुछ जानवरों की 30 से अधिक उपाबादी में बिखरी हुई है। पांडा के आवास के पास सड़कों और मानव बस्तियों के निर्माण के परिणामस्वरूप जनसंख्या में गिरावट आई है। विशाल पांडा प्राचीन काल से स्थानीय लोगों द्वारा और पश्चिम में पेश किए जाने के बाद से विदेशियों द्वारा अवैध शिकार का लक्ष्य रहा है। 1930 के दशक से विदेशी लोग द्वितीय सिनो-जापानी युद्ध और चीनी गृहयुद्ध के कारण चीन में विशाल पांडा का अवैध शिकार करने में असमर्थ थे, लेकिन पांडा स्थानीय लोगों के लिए नरम फर का स्रोत बने रहे। विशाल पांडा दुनिया के सबसे अधिक पसंद किए जाने वाले और संरक्षित दुर्लभ जानवरों में से एक है। 2006 में वैज्ञानिकों ने बताया कि जंगल में रहने वाले पांडा की संख्या को लगभग 1000 से कम आंका गया है। पिछले जनसंख्या सर्वेक्षणों ने जंगली पांडा की आबादी के आकार का अनुमान लगाने के लिए पारंपरिक तरीकों का इस्तेमाल किया था, लेकिन पांडा की बूंदों से डीएनए का विश्लेषण करने वाली एक नई विधि का उपयोग करते हुए वैज्ञानिकों का मानना था कि जंगली आबादी 3000 जितनी बड़ी थी। 2006 में चीन में 40 पांडा रिजर्व थे, जबकि 1998 में केवल 13 रिजर्व थे। 2020 में नए राष्ट्रीय उद्यान की पांडा आबादी पहले से ही 1800 से अधिक थी, जो चीन में पांडा की पूरी आबादी का लगभग 80% है। सिचुआन प्रांत में नए संरक्षित क्षेत्र की स्थापना से साइबेरियाई बाघ जैसी कई अन्य लुप्तप्राय या संकटग्रस्त प्रजातियों को भी आवास प्रदान करके उनके रहने की स्थिति में सुधार करने की संभावना मिलती है। जुलाई 2021 में चीनी संरक्षण अधिकारियों ने घोषणा की कि संरक्षण प्रयासों के वर्षों के बाद विशाल पांडा अब जंगल में लुप्तप्राय नहीं हैं। जंगल में उनकी आबादी 1800 से अधिक हो गई है। चीन को इस प्रजाति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रशंसा मिली है, जिससे देश को लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण में अग्रणी के रूप में स्थापित करने में भी मदद मिली है। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। ऐसी जानकारी भरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।